तौर पर तोड़-फोड़ मचाते थे, नफ़रत फैलाते थे, एक तरह का फ़साद बर्पा करने की कोशिश करते थे। होने के बाद ये पूरे सेक्शन का खत्म होने के फ़ौरन बाद अचानक से उन्होंने सोमनाथ मंदिर का शाखसाना छोड़ा। कन्हैया लाल मुंशी पर ही और एक पंडित साहब पर भी ही इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि वो एक नया ज़हर फैलाया गया उसकी वजह से, जिसकी वजह से आज भी मंदिर के नाम पर पूरे हिंदुस्तान की फ़ज़ा बड़ी मुक़द्दर रहती है। जी। आसिम रिज़वी को सिद्दीक़-ए-दक्कन कहना कैसा है? देसाई साहब 1937 के गोधरा के फसादात के बहुत बड़े खाती थे। याद बनाते हुए फ़िरक़ावाराना हमाहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ क़ासिम रिज़वी को एक दहशतगर्द, एक आज के दौर में कहें तो एक आईएसआईएस के दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि क़ासिम रिज़वी को उस ज़माने में सिद्दीक़-ए-दक्कन भी कहा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि क़ासिम रिज़वी इतनी बुरी शख्सियत थी कि उन्हें इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए? इसमें मैं और एक इज़ाफ़ा करता हूँ, अगर वो वाक़ई उतनी बुरी शख्सियत थी, तो फिर उन्हें ऑप्शन क्यों दिया गया? या तो सो पाकिस्तान चला जाओ, और उन्हें सेफ पैसेज की जैसा क्यों दिया गया? अगर वाक़ई वो इतने खतरनाक थे और उनके लिए मुल्क को सलामती को नुकसान था। एक तो ये है कि क़ासिम रिज़वी खुद निज़ाम दक्कन के लिए भी वजह फ़िक्र बन गए थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा वो अपना रसूख़ इस्तेमाल करके, हकीकत ये है अपना रसूख़ इस्तेमाल करके वो मसालहत की गुफ्तगू को पैदा होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका एक खाम ख़याली थी उनकी। बेशक उनसे अंदाज़े की गलती भी थी। उनकी नीयत भले ही रही होगी कि हाँ भाई, हमारा भी कुछ हक़ है और हमको हमारे हक़ के लिहाज से मिलना चाहिए। तो उन्होंने अगर होने वाली बातचीत को बिगाड़ने का बाज़ बने वो, तो उसकी वजह यही थी कि वो एक ऐसी तंज़ीम से मुताल्लिक़ थे जिस तंज़ीम को उठ खड़ा होना पड़ा था दिफ़ा करने के लिए। वो तंज़ीम मजलिस बैनुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो थी, उसका नाम बदलकर फिर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका रखा गया, और बहादुर यार जंग जैसे फ़रीस आदमी का अचानक नागहानी मौत उनकी सन 1944 में, उसके बाद इनका जो है इक़्तिदार में आना, ये कुलातूर के थे, वहाँ वकालत करते थे, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, मगर शोला बयान मुक़र्रिर थे, बहुत ज़्यादा जो है जज़्बाती आदमी थे। मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस दक्कन को, हैदराबाद दक्कन को एक मरहले में, एक मसले में झोंक दिया, बहुत बुरी तरह से झोंक दिया, और झोंकने का पूरी तरह से बाइस बने। लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि वो हिंदू दुश्मन थे या ऐसा थे वैसा थे, चुन के उन्होंने एक सेकंड को भी वो हिंदू दुश्मन नहीं थे, वो इंडिया दुश्मन ज़रूर थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हैदराबाद जो है आज़ाद रहे। एक फ़िक्र की बात है, वो उनका फ़िक्र की बात है, मगर उनकी अपनी ज़ाती उसके अंदर ज़िंदगी में वो किसी तरह से भी कोई हिंदुओं से कोई परख़ाश नहीं रखते थे, और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कभी अपने लोगों को उकसाया भी नहीं। यहाँ तो थोड़ा-सा एक वज़ाहत भी ये कर दें कि क्या सिर्फ़ हैदराबाद रियासत ही आज़ाद रहना चाहती थी, या कश्मीर भी ऐसो नहीं। दूसरी रियासतें भी रहती जी, जी। मगर उनको ऐसा उतना कसूरवार नहीं माना जाता जितना ये हैदराबाद रियासत के वालियों को ऐसा कसूरवार माना जाता। देखिए, मैं उसके लिए ये कहूँगा कि हमारे पास जो कन्हैया लाल मुंशी साहब थे, जो इंडिया के एजेंट जनरल बनाकर भेजे गए थे 47 के बाद, और जिनका एक पुराना रिकॉर्ड था, वो 37 में बम्बई के जो है जब गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो बम्बई की इलेक्टेड गवर्नमेंट में वो होम मिनिस्टर भी थे। तो वो उस ज़माने के जो अशरार थे, जो शरपसंद लोग थे, जो महासभाई ज़हन और आरएसएस ज़हन और जैसे आर्य समाजी ज़हन के जो लोग थे, उन अशरार को जो यहाँ आकर बाकायदा तौर पर तोड़-फोड़ मचाते थे, नफ़रत फैलाते थे, एक तरह का फ़साद बर्पा करने की कोशिश करते थे, उनको वो बराबर वहाँ से पनाह देते थे। और शोलापुर के कलेक्टर को जब बोला जाता कि लोग जो है यहाँ से भागकर जो है हैदराबाद से भागकर बम्बई प्रेसिडेंसी के ज़िले में आ जा रहे हैं शोलापुर में, तो ये बम्बई में बैठ के उनको किसी तरह से उनको कुछ होने नहीं देते थे, उन पे आँच नहीं आने देते थे। तो कन्हैयालाल मुंशी साहब जब यहाँ पर रहते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था दक्षिण सदन, जो बोलारम में जो वो है, दक्षिण सदन का जो नाम दिया था, तो वहाँ से बहुत सारा
झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था दिन रात ज़रोगोई से, मुबालगा आमेज़ी से, वो सारी चीज़ों से वैसा होता था। तो उनकी, मैं तो यूँ कहूँगा, उनके बारे में लोगों ने फिर कहा कि वो ओरिजिनल हिंदुत्ववादी आदमी थे जी। और वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनका ज़हन पूरा जो है वैसे आर्य लोगों का समाजी था, था। वैसे लोगों का ज़हन था और उस तरह से उन्होंने काम भी किया और उसकी बड़ी मिसाल भी है। चुनांचे यही साहब हैं जिन्होंने आज़ादी होने के बाद, ये पुलिस एक्शन का खर्चा खत्म होने के फौरन बाद, अचानक से उन्होंने सोमनाथ मंदिर का शाखसाना छोड़ा। अच्छा। वरना वो शाखसाना कोई नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक मजमून लिखा था 3 साल पहले, उससे पहले कोई जिक्र नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं है वो है। बहुत बड़ी तारीख है उसकी। जी। और प्रोफेसर कुसुम लता ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी हिस्ट्री की, उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर इस पर दिया है कि ये सब झूठ है और ये कन्हैया लाल मुंशी पर ही और एक पंडित साहब पर भी ही इल्जाम लगाया उन्होंने कि वो एक नया जहर फैलाया गया उसकी वजह से, जिसकी वजह से आज भी मंदिर के नाम पर पूरे हिंदुस्तान की फिजा बड़ी मुकद्दर रहती है। जी। तो ये वो दौर था जब कन्हैयालाल मुंशी साहब बड़ी झूठ बयानी से काम ले रहे थे। उनके बयानात के बारे में कहते हैं, जब तक हिंदुओं के जो है उन्होंने धागे नहीं जमा कर लिए, वो खाना नहीं खाते थे, ऐसा करते थे, ये ऐसी अच्छा। बातें जो फैली, ये सब वहीं की फैलाई हुई बातें हैं, ऐसा इसमें कोई सदाकत नहीं है। बरतानवी और वेस्टर्न यूरोपियन रिपोर्टर्स जो मौका रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनका भी कहना था कि वैसी बातें नहीं हुई थी, लेकिन हवा मिल गई वैसी बातों को। जी। तो यूं था। कासिम रिजवी को सिद्दीक़ दक्कन कहना कैसा है? जी, सिद्दीक़ दक्कन, उनके चाहने वालों ने उनको कहा होगा एक मखसूस जज्बाती दौर के अंदर, जब हर एक को अपनी जो है वो पड़ी हुई थी, लोगों पे हैदराबादियत गालिब थी जी। और वो लोग जो है हैदराबाद को हिंदुस्तान का एक हिस्सा समझ रहे थे। तो उसको अगर लेना था उनको, तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो है वो बातचीत के ज़रिए लिया जा लिया सकता जा था और सकता बहुत था। कुछ किया जा सकता था। अब जैसे ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद पे हमले से पहले एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट फ़ोर्स में था जी। कि ठीक है, आप हम सुलझा लेंगे बातों को। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के फ़ोर्स में होने के बावजूद एक गज़ब की नाकाबंदी हैदराबाद के अतराफ जो है हिंदुस्तान की की गई। तरफ से जो है हो गई, जिसके अंदर हुआ ये कि बच्चों की दवाएं, मिल्क पाउडर, पानी साफ करने का क्लोरीन, शेव करने के रेजर ब्लेड्स, ये ऐसी चीजें तक जो है नहीं आनी थी, जिसके बारे में नेहरू साहब ने पूछा था कि मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ऑर्डर किसने दिया है। हम तो जो बात कर रहे थे नाकाबंदी की, वो ये थी कि किसी तरह का भी जंग में मदद देने वाला सामान नहीं है। जो है अंदर ना जाए, असला ना जाए, उससे मुतालिक कोई मगर हर्बी आलात ना जाए, लेकिन ये किसने दिया। तो ये बात है रिकॉर्ड में, कैसा कहा था उन्होंने, मगर इसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि जवाब देना था मोरारजी देसाई साहब को, जो कन्हैयालाल मुंशी साहब के जो है जानशीन बन के आए थे जी। होम मिनिस्ट्री में, और उन्होंने जो है ये बातों को गोल कर दिया। गोल कर। ये मोरारजी देसाई साहब 1937 के गोधरा के फसादात के बहुत बड़े खाती थे। इस हद तक खाती थे कि आला गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करने के बावजूद ये करने पर उनको बरतानवी सरकार ने जो है डिमोट किया था। डिमोट, उनको उनकी तरक्की को जो है पीछे ढकेल कर उनको वापस वहां से भगाया था, गोधरा से। तो ये गोधरा की जो साजिश है, ये जो चीजें हैं, ये भी बहुत जमाने से चल रही हैं। 1937 में अगर ये 37 में वाकया हुआ ऐसा था, किए फिर थे। 2002 गोधरा। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके ऊपर कैप्टन गुरंगा रेड्डी साहब ने बहुत कुछ कहा है, और डॉक्टर वी के बावा भी कहते हैं, पद्मजा नायडू भी कहती है कि हैदराबाद में 1927 में कायम हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1937 तक तो सो रही थी। जी। सो रही थी, कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं थी। और उसकी उतना उनको खतरा महसूस होता ही नहीं था। और मुत्तफिका फैसला है लोगों का कि हैदराबाद के लोग अपना नौकरी वोकरी कर लिए। उस वक्त तक ये तंजीम ज्यादातर मजहबी है और मिली उमूर पे, सिर्फ मिली उमूर पर, मजहबी का भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा जो है नहीं था। सिर्फ मिली उमूर में बैन इत्तेहाद करने का जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उसमें जो है किया जाए। और ये 37 में जब जोर पकड़ने लगी ये बात, ये इस वजह से हुआ कि शुद्धि मूवमेंट जो था नॉर्थ इंडिया का, वो बड़ी तेजी से और बड़ी भरभरियत के साथ आगे बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा। और आगरा शहर में दर्जनों के हिसाब से मुसलमानों को जो है हिंदू बनाया गया था और उसको शुद्धि मूवमेंट का हिस्सा बताकर जो है फखरिया तौर पर पेश किया गया। तो जब ये ऐसी चीजें होने लगी, तो बाद में बहादुर आजम को महसूस हुआ कि नहीं भाई, मजहबी तौर पर भी कुछ करने की जरूरत है।
तो यहाँ के अजला में वो भी फिर कर जो है अब दीन की बात करने लगे। ऐसे ऐसे तबकों में जहाँ दीन किसी भी तरह का नहीं है, वहां पर उनको जो है दावत दीन देने लगे। ये चीजें हुई, मगर ये बेशक एक रिएक्शन था, और इस रिएक्शन को बहुत सारे लोग मानते हैं। पद्मजा नायडू खासतौर पे बोलती है कि मुस्लिम रिएक्शन वो डायरेक्टली इन रिएक्शन टू दोज पीपल जी जो आर्य समाज। इसकी छोटी सी मिसाल आप ये ले लीजिए कि आर्य प्रतिनिधि समाज जो है वो 1895 यानी कांग्रेस के फॉर्मेशन के 10 साल के बाद ही उदगीर तालुके में जो है कायम होती है, और देखते देखते शहर हैदराबाद में 18 ब्रांचेस उसके कायम हो जाते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया की तहरीक, ये दक्कन में पीसफुल दक्कन, बिल्कुल क्या कहते हैं हम आहंगी का जो है गहवारा जो था, जी उस दक्कन में इनकी जरूरत ही क्या थी। और ये सारे के सारे बाहर के लोग थे, ये शुमाल वेस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया के जो है लोग। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम दूसरे हिस्से में इस इंटरव्यू के मजीद इससे जुड़े वाक़यात पर गुफ्तगू करेंगे।